देखिए आज स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का साइंस, जिसमें फिजिक्स में होगा पहला चैप्टर विद्युत धारा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले जो टॉपिक हैं उनकी बात कर लेते हैं। हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक जो सबसे पहला होगा वो होगा विद्युत आवेश। ओके, पहला टॉपिक विद्युत आवेश होगा। इसके बाद चालक, अचालक और अर्धचालक की बात करेंगे। इसके बाद में वैद्युत ऊर्जा के स्रोत के बारे में बात कर लेंगे। थर्ड जो टॉपिक होगा वो विभव व विभवांतर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। या तो इससे आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है या फिर डेफिनेशन ही मिल जाती है। फोर्थ नंबर पे आता है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा में जो ओम का नियम है ना, ये इम्पोर्टेंट है। रेसिस्टेंस इतना नहीं है, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध भी इम्पोर्टेंट है। ओके, प्रतिरोधों का संयोजन से एक क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड एग्जाम में, हर साल आता है, ये रिवाइज रखिएगा। वैद्युत ऊर्जा और इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं ये भी बात कर लेंगे। वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव और वैद्युत सामर्थ्य, इतना सारा कुछ होने वाला है आज के लेक्चर में। किलोवाट आवर और वैद्युत बल्ब। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक है अपना विद्युत। ओके, तो इसमें जो सबसे पहली हेडिंग पढ़ेंगे वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम क्या बताएंगे, जब हम किन्हीं दो वस्तुओं को रगड़ते हैं, मतलब कोई भी दो वस्तुएं हों आपस में रगड़ते हैं, तो उनमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। मतलब जब कभी हम लोग किन्हीं दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो उनमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण जो आ जाता है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। एग्जाम्पल्स के तौर पे क्या बताया, कांच की एक छड़ रेशम से रगड़ते हैं तो छड़ जो है हल्की वस्तुओं को, अस्थिर वस्तुओं जैसे कि कागज के टुकड़े, तिनके इत्यादि को अपनी ओर आसानी से आकर्षित कर लेती है। इसी में एक और एग्जाम्पल बताया, जैसे इबोनाइट की छड़। इबोनाइट की जो छड़ होती है उसे बिल्ली की खाल से रगड़ने पर छड़ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ओके, और इसी को हम लोग वैद्युत आवेश कहते हैं। अब वैद्युत आवेश जो होता है इसके टाइप्स की बात हो जाएगी। तो वैद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है, दो। इनके अगर टाइप्स की बात की जाए तो वैद्युत आवेश जो होता है दो प्रकार का होता है। नंबर एक पॉजिटिव और नंबर दो नेगेटिव, मतलब धनावेश, और नंबर दो में क्या आ जाता है, ऋणावेश। ओके, धनावेश और ऋणावेश। अब अगर बात आती है धनावेश जो होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव, कोई भी दो वस्तुएं हो, पॉजिटिव हो और पॉजिटिव मतलब प्लस प्लस के हैं, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। कैसी करती हैं, प्रतिकर्षित। मतलब अगर प्लस प्लस है तो प्रतिकर्षित करता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव अगर है तो क्या करता है, आकर्षित करता है। ये याद रखिएगा। ओके, वहीं पे अगर नेगेटिव और पॉजिटिव मिल जाए तो ये भी आकर्षित करता है। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी आकर्षित करेगा, आकर्षित करता है। वहीं नेगेटिव और नेगेटिव हो जाए तो क्या करेगा, प्रतिकर्षित। मतलब क्या बताया, एक ही प्रकृति के आवेश, नोट में डाल के लिख लीजिएगा, एक ही प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। एक ही प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, प्रतिकर्षित करते हैं। ओके, और दूसरा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को कैसा करते हैं, आकर्षित करते हैं। बाकी सब कुछ सेम है, लिख लीजिएगा। ओके, तो क्या समझ में आया, आवेश जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव में प्रतिकर्षण, नेगेटिव नेगेटिव में प्रतिकर्षण, पॉजिटिव नेगेटिव में आकर्षण, नेगेटिव पॉजिटिव में आकर्षण।
नोट में क्या बताया, एक ही प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ओके, तो इसे क्या करिएगा, जल्दी से लिख लीजिएगा, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, करिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीन पॉज कर लीजिएगा, फिर लिख लीजिएगा। ओके, आगे देखिए। नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट आता है अपना आवेश प्रवाह की दृष्टि से पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, चालक, अचालक एंड अर्धचालक भी होता है इसमें। ओके, याद रखिएगा, है ना, इसी में अर्धचालक भी पूछ सकता है ना। तो चालक क्या होते हैं, सबसे पहली बात तो ये होगी कि चालक होते हैं क्या। ओके, तो वे पदार्थ जिनमें आवेश आसानी से प्रभाव से, या वे पदार्थ जिनमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुगमता से प्रवाहित होता है। सुगमता से क्या मतलब होता है, आसानी से प्रवाहित होता है। विद्युत के चालक और सुचालक कहता है, मतलब जो चालक होता है, चालक को सुचालक भी कहा जाता है। और सुचालक क्या होते हैं, जिनमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाए, सुचालक है। और अचालक को बोलते हैं कुचालक, जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है, वो क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। अब एग्जाम्पल्स की, जो सभी धातुएं हैं उनमें आवेश प्रवाहित हो जाता है, जैसे पीतल, तांबा, चांदी, कार्बन एटसेट्रा। पारा, अम्लीय जल, लवण, जलीय विलयन, मनुष्य का शरीर, पृथ्वी, ये सभी क्या है, विद्युत के चालक हैं, मतलब सुचालक हैं। मतलब क्या है, सुचालक हैं ये सभी। ओके, फिर बात आती है अचालक क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर्स क्या होते हैं, या कुचालक क्या होते हैं। तो अभी बताया ना, वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह आसानी से नहीं हो सकता, विद्युत के अचालक या कुचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अचालक या कुचालक कहलाते हैं। इन्हें विद्युत रोधी भी कहा जाता है, मतलब इंसुलेटर भी इन्हीं को कहते हैं, विद्युत रोधी। विद्युत रोधी क्या होता है, देखो, कुचालक, अचालक और इन्हों को और क्या कहा गया, विद्युत रोधी। विद्युत रोधी मतलब जिनमें विद्युत का प्रवाह ना हो, विद्युत रोधी। जैसे कांच, आपनूस, रेशम, गंधक, मोम, सूखी लकड़ी, चीनी मिट्टी, लाख, रबर एटसेट्रा, ये क्या सब क्या है, विद्युत के अचालक हैं। अब बात आती है अर्धचालक क्या होता है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे अर्धचालक, एक और लिख लेंगे चीज, है ना, तो अलग डाल के लिख लेना अर्धचालक, है ना। फिर अर्धचालक में लिखना कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो सामान्य अवस्था में अचालक होते हैं, परंतु इनमें कुछ अपद्रव्य मिला देने पर ये चालक बन जाते हैं। क्या बताया, कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो सामान्य अवस्था में चालक होते हैं, परंतु इनमें कुछ अपद्रव्य मिला देने पर ये सुचालक बन जाते हैं, अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। मतलब कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो होचे कुचालक हैं, उनमें अपद्रव्य मिला देने पर उनमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, मतलब सुचालक की तरह व्यवहार करने लगते हैं, मतलब चालक बन जाते हैं। इन्हें ही अर्धचालक या सेमीकंडक्टर्स कहा जाता है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा। जो इनका उपयोग है वो जरूर याद रखिएगा, ट्रांजिस्टर, टेलीविजन आदि में इनका उपयोग किया जाता है। ओके, आगे आता है नेक्स्ट, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर चालक अचालक की व्याख्या। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर अगर चालक की व्याख्या करें तो ये भी इजी वे में करेंगे। जब चालक पदार्थ के सिरों पर विद्युत धारा या विद्युत विभवांतर लगाया जाता है, मतलब जो चालक पदार्थ होते हैं उनके सिरों पर जब विद्युत विभवांतर लगाया जाता है तो वैद्युत क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगता है। क्या बताया, जब चालक पदार्थों के सिरों पर क्या लगाया जाता है, विभवांतर लगाते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र के कारण, किसके कारण, वैद्युत क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगता है और वैद्युत धारा बहने लगती है। इस प्रकार के पदार्थों को वैद्युत चालक कहते हैं, तथा इसके विपरीत पदार्थों के परमाणु की कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं तथा वे धारा प्रवाह के लिए मुक्त नहीं हो पाते हैं।
इस प्रकार के पदार्थों को वैद्युत अचालक कहते हैं। मतलब जो नाभिक से दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं, मतलब नाभिक के से दृढ़तापूर्वक बंधे रहने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? अचालक। इतना मेन है। ओके, ये रिवाइज कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है वैद्युत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं? तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी। वैद्युत ऊर्जा के प्रमुख स्रोत निम्नबद्ध है। नंबर 1, सोलर एनर्जी। अगर सोलर एनर्जी की बात की जाए तो जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है उसे सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा कहते हैं। मतलब सौर ऊर्जा का मूल स्रोत जो है वो सौर सेल है। सौर ऊर्जा का मूल स्रोत सौर सेल है अथवा सौर बैटरी है, या सौर ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। कृत्रिम उपग्रहों, अंतरिक्षयानों को वैद्युत ऊर्जा और बैटरी से ही दी जाती है। मतलब सौर ऊर्जा क्या होती है, क्या बताओगे? सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। जल ऊर्जा क्या होती है? नदी में बांध बनाकर जो एनर्जी लाई जाती है, जो स्थितिज ऊर्जा प्रोड्यूस होती है, उसे वाटर एनर्जी या जल ऊर्जा कहते हैं। मतलब जल ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत होता है बांध बनाकर ऊंचाई पर रोके गए जल में स्थितिज ऊर्जा। ओके, मतलब नदियों के बहते हुए जल में गतिज ऊर्जा होती है और बांध बनाकर जो रोकते हैं उनमें स्थितिज ऊर्जा। मतलब बांध बनाकर रोके गए जल में कौन सी होती है? गए जल में स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी? स्थितिज ऊर्जा, याद रहेगा। और बहते हुए जल में, बहते हुए जल में कौन सी होती है? गतिज ऊर्जा, याद रखिएगा। ओके, बड़े बड़े बांध बनाकर वर्षा के जल, नदियों के जल को रोककर उसे टरबाइन पर गिराकर वैद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। मतलब जो वर्षा का जल होता है, जल ऊर्जा, वर्षा का जल या वर्षा के जल को बड़े बड़े बांध बनाकर उसे रोका जाता है, फिर उसे टरबाइन पर गिराकर वैद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। ओके, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक पावर स्टेशन, जल की गुरुत्वीय ऊर्जा को ही वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो मेन ये भी याद रखिएगा, ये नोट टाइप में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो जल ऊर्जा में क्या बताया कि बड़े बड़े बांध बनाकर, पहले क्या करते हैं जल ऊर्जा में, सबसे पहले बांध बनाते हैं। उस बांध बनाकर जो जल है उस जल को टरबाइन पे गिराते हैं, टरबाइन पे गिराकर वैद्युत ऊर्जा बना लेते हैं। जो बड़े बड़े हाइड्रोक्लोरिक या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन होते हैं वो जल की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को ही वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ये रिवाइज रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए पवन ऊर्जा। बहती हुई वायु में कौन सी ऊर्जा होती है? पवन ऊर्जा। इसका पवन चक्की चलाकर वायु की गतिज ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ओके, याद रहेगा। मतलब हवा में जो ऊर्जा होती है उसे पवन ऊर्जा बोलते हैं। पवन चक्की चलाकर इसकी गतिज ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। नाभ की ऊर्जा क्या होती है? जब यूरेनियम परमाणु पर न्यूट्रॉनों की बमबारी कराते हैं। किस पर? यूरेनियम परमाणु पर न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई जाती है तो नाभ के विखंडन से या यूरेनियम के विखंडन से अपार ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे नाभ की ऊर्जा कहता है। ओके, नेक्स्ट आता है रासायनिक ऊर्जा या वैद्युत सेल। वैद्युत सेल में विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा पदार्थों की रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। मतलब वैद्युत सेल क्या होता है? पदार्थों की रासायनिक ऊर्जा को, या वैद्युत सेल द्वारा पदार्थों की रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। बस इतना रिवाइज रखिएगा। किसके द्वारा? वोल्टेज सेल, लैक्लांसेट सेल, डेनियल सेल, सीसा संचायक सेल, एटसेट्रा। ओके, आगे आते हैं। देखिए नेक्स्ट आता है यांत्रिक ऊर्जा या वैद्युत जनित या डायनमो। ये आपको आगे मिलेगा नेक्स्ट में, है ना, लेकिन पढ़ लेते हैं कुछ। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है या वैद्युत जनित या डायनमो क्या होता है, क्या बताएंगे? जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, कोई भी बंद कुंडली हो और चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएं तो चुंबकीय प्रेरण के कारण कुंडली में क्या उत्पन्न होता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है या प्रेरित हो जाता है। कुंडली को घुमाने में जो यांत्रिक ऊर्जा व्यय होती है वह विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। क्या बताया? जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो ऑटोमेटिक क्या उत्पन्न होता है? विद्युत वाहक बल। कुंडली में जो घुमाने में कार्य जो होता है उसे यांत्रिक ऊर्जा व्यय होती है,
उसका वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। ओके, आगे आता है ऊष्मीय ऊर्जा। जब दो विभिन्न धातुओं जैसे एंटीमनी और बिस्मथ के मोटे तारों को जोड़कर एक बंध परिपथ बनाते हैं, तो इस परिपथ की दोनों संदों को जब भिन्न भिन्न तापों पर रखते हैं, क्या बताया, दो विभिन्न धातुओं जैसे एंटीमनी व बिस्मथ के मोटे तारों को जोड़कर एक बंध परिपथ बनाया, जैसे कि ये है ना, ये क्या है, एंटीमनी है, ये बिस्मथ है। तो परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जब भिन्न भिन्न ताप पर, ये टेम्परेचर T1 है, इसका T2 है, भिन्न भिन्न ताप पर रखा तो इसमें क्या हुआ, वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ जिससे वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। इस युक्त को ही ताप युग्म कहते हैं। इसमें ऊर्जा या उसमें ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ओके, नेक्स्ट आता है प्रकाश वैद्युत सेल किसे कहते हैं। प्रकाश वैद्युत सेल जैसे कुछ पदार्थ जैसे सीजियम, पोटेशियम, जस्ता इत्यादि ऐसे होते हैं कि जब इन पर पराबैंगनी प्रकाश डाला जाता है, कौन कौन से, सीजियम, पोटेशियम, जस्ता, ऐसे पदार्थ होते हैं जब इन पर पराबैंगनी रेस डाली जाती हैं या पराबैंगनी अल्ट्रावायलेटेड रेस पड़ती है या प्रकाश फोटो इलेक्ट्रिक प्रकाश पराबैंगनी प्रकाश डाला जाता है तो इनके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार प्रकाश ऊर्जा सीधे वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है और इस युक्त को क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत सेल। क्या बताया, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे कि सीजियम हो गया आपका, पोटेशियम हो गया, सीजियम और पोटेशियम जब इन पर पराबैंगनी प्रकाश डाला जाता है तो क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। इस प्रकार प्रकाश ऊर्जा सीधे वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है और इसी युक्त को प्रकाश वैद्युत सेल कहते हैं। याद रखिएगा, पीजो वैद्युत सेल, पीजो इलेक्ट्रिक सोर्स। कुछ क्रिस्टल जैसे क्वार्ट्ज, रोसल्स, टूरमेलिन इत्यादि ऐसे हैं कि जब इनको दो फलकों पर एक दिशा में दाव डालते हैं, मतलब जब इनकी दो फलकों पर एक ही दिशा में दाव डालते हैं तो इसके लंबवत दिशा में फलकों के बीच एक विद्युत वाहक बल कार्य करता है। इस क्रिया में आंतरिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। मतलब ये सिलेबस में तो नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। क्या, कुछ क्रिस्टल हैं जैसे कि आपका क्वार्ट्ज हो गया, रोसल साल्ट हो गया, टूरमेलिन हो गया, एटसेट्रा, ऐसे हैं कि जब इनकी दो फलकों पर एक दिशा में दाव डालते हैं, किन पर, इनकी फलकों पर एक दिशा में दाव डालते हैं तो क्या उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल। इस क्रिया में आंतरिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा या स्किप करके लिखते चलिएगा, रोक के लिख लीजिएगा। आगे देखिए, बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है वैद्युत विभव किसे कहता है। विभव, चलिए बात कर लेते हैं वैद्युत विभव की। वैद्युत विभव, ओके, वैद्युत विभव में ये बात एक करते हैं, जैसे एकांक धनावेश, ये कोई पॉइंट P है, यहाँ पे प्लस Q रखा है, एकांक धनावेश अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव। क्या बताया, एकांक धनावेश को, किसको, एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश प्लस Q यहाँ पे है, इसको किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को, मतलब एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहता है। वैद्युत विभव की डिफिनीशन यही है, एकांक धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। ओके, आगे देखिए, इसके अगर डेफिनेशन की बात कीजिए, डेफिनेशन तो हुई की है, फार्मूला आता है V=W/Q। ओके, मात्रा क्या होता है, इसका विभव का मात्रक होता है जूल पर कूलम या वोल्ट। तो क्या बताएंगे, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में यह कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। ओके, सूत्र आपका ये है V=W/Q। रिवाइज रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि फार्मूले से क्वेश्चन मिलेंगे। फिर बात आती है विभवांतर क्या होता है, विभवांतर। ओके, विभवांतर में सीधे सीधे बात करेंगे, जब एकांक धनावेश को, किसको,
एकांक धनावेश को। क्या बोला, देखो अगर विभवांतर की बात करें, ओके देख लेते हैं विभवांतर को, सही से देखते हैं। ओके, यदि अनंत से किसी बिंदु तक, पहले तो यही बात कर लेते हैं विभव की। यहाँ पे किया गया 1 वोल्ट होगा, तो 1 वोल्ट की अभी डेफिनेशन पढ़ लेंगे। ओके, पहले विभवांतर की बात कर लेते हैं। विभवांतर क्या है, कोई दो पॉइंट हैं ए और बी, यहाँ से प्लस क्यू आवेश को इस बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसी को क्या कहेंगे, विभवांतर। मतलब B इक्वल्स टू डब्ल्यू अपान क्यू ही फार्मूला है, मतलब वी ए माइनस बी बी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपान क्यू, मतलब इसे वी ए भी बोल सकते हैं, है ना। तो क्या बताया, किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं, आपकी ये हो गया, है ना। फार्मूला वही है, वी ए माइनस बी बी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपान क्यू। ओके, क्या, यदि एकांक धनावेश को, एक कूलाम आवेश को, अब बात आती है 1 वोल्ट क्या होगा, है ना। तो 1 वोल्ट की भी डेफिनेशन लिख लो। क्या, जब W इक्वल्स टू 1 जूल और Q इक्वल टू 1 जूल, मतलब जब एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मतलब यहाँ पे प्लस 1 कूलाम रखा है, एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल हो तो उसमें उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट होगा। ये लिख लीजिएगा। क्या बताया, एक बार और सही से देख लीजिएगा। क्या, ऐसे आपका क्या था, आपका था V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपान क्यू, राइट। इफ 1 कूलाम चार्ज, मतलब Q इक्वल्स टू 1 कूलाम, W इक्वल्स टू 1 जूल। कहने का मतलब एक कूलाम आवेश को आपने, एक कूलाम को एक बिंदु से यहाँ तक ले आए, ओके, जो W कार्य करना 1 जूल किया, तो उसमें उत्पन्न विभवांतर जो होगा 1/1 बराबर 1 वोल्ट होगा। मतलब इसी को VA भी बोलेंगे, इसी को 1 वोल्ट बोलेंगे। ओके, रिवाइज रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है वैद्युत धारा। आवेश के प्रवाह की समय दर को वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की समय दर को, किसको, समय दर को वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की समय दर को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा। इसे I से प्रदर्शित करते हैं, किससे, I से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, याद रखिएगा। तो वैद्युत धारा बराबर क्या होगा, वैद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। कहने का मतलब है वैद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। इसका मतलब ये भी है कि ये I बराबर Q बटे T। ओके, अगर मात्रक की बात की जाए तो मात्रक क्या होगा, कूलम प्रति सेकेंड एम्पियर, या फिर एम्पियर भी बोलते हैं। ओके, तो क्या बताया, आवेश के प्रवाह की समय दर को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा। इसे I से प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, I बराबर Q बटे T, मात्रक कूलम पर सेकेंड या एम्पियर होता है। ओके, आगे देखिए, लिख लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट आता है ओम का नियम। ओम का नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, बहुत सरल है। क्या, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, मतलब कोई भी चालक है, यदि उसकी भौतिक अवस्था स्पेशली ताप, दाब और सांद्रता, कौन कौन सी, ताप, दाब, सांद्रता,
मतलब यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषता ताप और दाब सांद्रता में परिवर्तन ना हो तो उसमें बहने वाली धारा उत्पन्न विभवांतर के सीधे समानुपाती होती है। मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं ओम्स लॉ। ओम का नियम, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषता ताप दाब सांद्रता आदि में परिवर्तन ना हो तो उसमें बहने वाली धारा उत्पन्न विभवांतर के सीधे समानुपाती होती है। कैसी होती है? सीधे समानुपाती होती है। ओके, सीधे समानुपाती होती है। मतलब अगर धारा आई है, अगर धारा क्या है? आई है, मतलब माना किसी चालक में बहने वाली धारा आई, चालक में बहने वाली धारा आई तथा उत्पन्न विभवांतर बी हो तो उत्पन्न विभवांतर बी हो तो क्या होगा? बी जो होगा वो समानुपाती आई होगा। इसका मतलब है कि V बराबर जो होगा वो आई आर होगा। ओके, आर जो होगा समानुपाती नियतांक होगा। क्या होगा? समानुपाती नियतांक होगा। अगर ये जो नियतांक है इसी को क्या कहते हैं? प्रतिरोध भी कहा जाता है। ओके, तो क्या समझ में आया? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषता ताप दाब सांद्रता में परिवर्तन ना हो तो उसमें बहने वाली धारा जो होती है उसमें उत्पन्न विभवांतर की सीधे समानुपाती होती है। क्या बताया? माना किसी चालक में बहने वाली धारा आई है, उसमें उत्पन्न विभवांतर V है, तब उस कंडीशन में V जो होगा वो I के समानुपाती होगा। V बराबर आई आर, जहाँ R समानुपाती नियतांक होगा और इसी को प्रतिरोध कहा जाता है। ओके, आगे देखिए प्रतिरोध, है ना। जब किसी चालक में सिरों के बीच विभवांतर स्थापित हो जाता है तो उस चालक में वैद्युत धारा बहने लगती है। विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित धारा के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। या क्या बताया? विभवांतर और धारा के अनुपात पे, ये V है, ये विभवांतर है, ये क्या है? धारा। मतलब विभवांतर व धारा का अनुपात क्या कहलाता है? प्रतिरोध। मेन है विभवांतर का V, धारा का I, प्रतिरोध R, यही तो है। मतलब विभवांतर और धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। या जो धारा का विरोध करता है, जो वैद्युत धारा की प्रवाह का क्या करता है? विरोध करता है। क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। तो ये भी याद रखिएगा। क्या बताया?
कि जो वैद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है वो भी प्रतिरोध कहलाता है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं, है ना, R से प्रदर्शित करते हैं, R बराबर V/I, ये सूत्र होता है ना। आगे और लिख लीजिएगा, इसका मात्रक क्या होता है, ओम। इसका मात्रक ओम होता है, इसका मात्रक ओम। इसे गाने में ओ लीड आती है, वैसा ही बना देते हैं सिंबल, ये ओम है। ओके, तो यहाँ पे हम छोटा कर दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से। ओके, जल्दी स्क्रीन क्रॉप करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, लिखिए, जल्दी से कर लीजिएगा, आगे देखिए। ओके, नेक्स्ट आता है प्रतिरोधों की निर्भरता। तो पहले तो इधर ही देख लेते हैं। तो प्रतिरोध की निर्भरता की बात कर लें, इसी यहीं पे कर लें, इसी पेज में थोड़ा सा समझा देते हैं, फिर समझ में आ जाएगा प्रतिरोध की निर्भरता। चलो उधर ही चलते हैं, फिर बताते हैं। ओके, प्रतिरोध जो होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, इस बात की बात है। प्रतिरोध की निर्भरता उसकी लंबाई, मोटाई, पदार्थ की निर्भरता, या फिर बोल सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाता है। ओके, तो इससे सही से करिएगा। क्या बताएंगे, एक निश्चित ताप पर किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। जो R होता है वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सा, एक तार की लंबाई पर, मतलब किसी तार का प्रतिरोध, कोई भी तार है उसका प्रतिरोध उसकी लंबाई के सीधे समानुपाती हो, मतलब किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुपात में होता है, मतलब R समानुपाती L होता है। कहने का मतलब है कि अगर उसकी लंबाई बढ़ेगी, मतलब लंबाई बढ़ेगी तो R बढ़ेगा, लंबाई घटेगी तो R घटेगा। कहने का मतलब है जितना लंबा तार होगा उतनी ज़्यादा उसका प्रतिरोध होगा, है ना। स्पष्ट है कि तार जितना लंबा होगा उसका उतना ही अधिक प्रतिरोध होगा। सेकेंड आता है तार की मोटाई पर। किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब R जो होता है एंटी प्रोपोर्शनल टू बना पानी। कहने का मतलब है कि जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा, मतलब तार जितना मोटा उसका प्रतिरोध जो होगा उतना ही कम, क्षेत्रफल जितना कम प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा। कहने का मतलब है तार जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना कम होगा, और तार का जितना पतला होगा उसका रेसिस्टेंस या प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तार के पदार्थ पर, यदि विभिन्न पदार्थों के तार समान लंबाई समान मोटाई के खींचे जाए तो उनके प्रतिरोध अलग अलग होंगे, मतलब भिन्न भिन्न होंगे। तार के ताप पर अगर ताप बढ़े तो प्रतिरोध बढ़ेगा, R इज प्रोपोर्शनल टू T। कहने का मतलब है, ये तो आ गया। इसमें हमने दो चीज़ें एक सबसे मेन बताएं, क्या क्या, एक तो R जो होता है वो लंबाई पे निर्भर करता है ना, लंबाई बढ़ी R बढ़ा, लंबाई घटी R घटा, और दूसरा उसके क्षेत्रफल पर उसके व्युत्क्रमानुपाती R बढ़ा, मतलब अगर क्षेत्रफल बढ़ा तो R घटा, और अगर क्षेत्रफल घटा तो R बढ़ा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, इसे लिख लीजिएगा जल्दी से या स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है विशिष्ट प्रतिरोध। क्या आता है, विशिष्ट प्रतिरोध, जरा उसे ध्यान से देखिएगा। इसमें हम लोग क्या बताएंगे, किसी चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती होता है। कोई भी तार है या कोई भी चालक तार है उसका प्रतिरोध उसकी तार की लंबाई के समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, दोनों को ऐड करेंगे, R समानुपाती L बटे। R बराबर क्या आएगा, समानुपाती हटाओगे नियतांक लाओगे रो L बटे। जो रो है यहाँ पे, रो ये समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है। ओके, इसी को विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध। ओके, कहने का मतलब है अगर हम रो बराबर देखें तो RA बटे L लिख सकते हैं। RA बटे L इफ A बराबर 1 मीटर स्क्वायर और उस चालक की तार की लंबाई हो 1 मीटर, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक तार के बराबर होता है जिसकी लंबाई 1 मीटर हो और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो। उस तार का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा।
तो रो बराबर क्या आएगा आर इस कंडीशन में। तो इस कंडीशन के लिए क्या लिखेंगे, यदि किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, यदि किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे और 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है, इसका मात्रक जो होता है वो मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। ओम इंटू मीटर याद रहेगा। ओके, लिख लीजिएगा, ये मेन सूत्र है, यहाँ से भी जानेगा। कर लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, हो गया। नेक्स्ट देखिए, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ओके, जो इसमें हम इन्वर्टेड कामा लिख ले रहे हैं, सेल का घोल जो होता है वो भी विद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगाता है। जैसे सेल है ना, और उसका घोल है वो भी विद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगाता है। इस प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है ना। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका टोटल ये फिगर है ना, टोटल फिगर ये है। तो इसमें कुल प्रतिरोध कितना आएगा, इसमें कुल प्रतिरोध देखो, इसमें कुल प्रतिरोध कितना आएगा, कुल प्रतिरोध बराबर आर प्लस कैपिटल आर है ना। और विभव कितना है बी, या सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल बराबर ई प्रवाहित धारा आई, तब विद्युत वाहक बल बराबर विद्युत वाहक बल बराबर आई इंटू आर प्लस आर। तो विद्युत वाहक बल ई होता है आई इंटू आर प्लस आर, हमें निकालनी आई है। तो आई बराबर क्या होगा, ई अपान आर प्लस आर। ये रिवाइज रखिएगा। ओके, यहाँ से होंगे कई क्वेश्चन, इसे भी रिवाइज रखिए है ना, कर लीजिएगा जल्दी से, फिर नेक्स्ट बढ़ता है। ओके, देखिए नेक्स्ट आता है प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों के संयोजन से हो सकता है क्वेश्चन डेरिवेशन के लिए ना है, लेकिन क्वेश्चन जरूर आ जाएगा इस फार्मूला में। तो प्रतिरोधों का संयोजन दो टाइप से किया जाता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। तो सबसे पहला क्रम हम करेंगे प्रतिरोधों के संयोजन का श्रेणी क्रम, प्रतिरोधों के संयोजन का श्रेणी क्रम। ओके, तो श्रेणी क्रम अगर देखें तो इसमें बोल देंगे, माना 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 हैं। कितने हैं, R1, R2, R3, चलो जोड़ देते हैं। R1 श्रेणी क्रम, ये तो समांतर ले जा रहे हो भाई, श्रेणी वो। ओके, देखो R1 फिर R2 फिर R3, R1, R2 और R3 श्रेणी क्रम में जोड़ा। V वोल्ट मैंने बैटरी लगा दी, क्या लगा दिया, V वोल्ट की बैटरी। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, याद रखना नोट, श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध या प्रत्येक प्रतिरोध पर विभव या विभवांतर अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग होता है। तो चलो अलग अलग अगर होता है तो मान लेते हैं इनके बीच V1 है, इनके बीच V2 है, इनके बीच V3 है। कैसे मानते हैं जरा ये भी देख लीजिएगा।
इनके बीच B1, इनके बीच B2, इनके बीच B3, ये माना। ओके, जरा देखिए क्या करते हैं आप। V1 बराबर क्या आएगा, I इंटू R1, V2 बराबर I इंटू R2, ऐसे ही होगा। अरे यार, ओम के नियम से लिखो, कैसे राजा हो। फिर क्या लिखोगे, ओम के नियम से। ओम के नियम से। अच्छा, ओम का नियम जो आपने पढ़ा वो क्या पढ़ा, बी बराबर आई आर, समीकरण 1। ओके, अगर समीकरण 1 डाल दिया, आप जरा बताना, अगर हम अब V1 V2 V3 निकालें तो कोई दिक्कत, कौन नहीं दिक्कत। चलो, तो V1 क्या आएगा, V1 बराबर आएगा आई R1, V2 आई इंटू R2, V3 आई इंटू R3। ओके, फिर क्या कर दोगे, जोड़ने पर। चलो सबको जोड़ दो, क्या आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ओके, आगे देखिए फिर। 2 मिनट, कौन आ गया। देखिए क्या किया था हमने, ऐड किया था, राइट। अब जरा यहाँ पे एक चीज़ बता दीजिए मुझे थोड़ा सा, यहाँ पे इन तीनों का समेसन जो आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल्स टू तो V ही होगा, क्योंकि यहाँ पे V वोल्ट की बैटरी लगाई है। क्या है, यहाँ पे बैटरी है। ओके, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल्स टू V। ओके, ये होता है, तो V इक्वल्स टू क्या आएगा, आई R1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो V इक्वल्स टू आई का मन R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, नाउ फ्रॉम फर्स्ट। ओके, अगर फ्रॉम फर्स्ट देखते हो तो क्या आ जाएगा, V इक्वल्स टू आई R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट। ये आई से आई कैंसिल आउट कर दीजिएगा, यहाँ से ये जो वैल्यू बनेगी आपकी वो बनेगी R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट। लिख लीजिएगा जल्दी से, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, करिए, जल्दी करिए। ओके, नेक्स्ट।